हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे जो कि द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से हम लोग एमसीक्यू फॉर्मुलेट किए हैं। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे जिसमें कि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये दो न्यूज़पेपर के बेसिस पर आप अपना करंट अफेयर का प्रिपरेशन आधारित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन आज के लिए लेंगे। ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा कि आउट ऑफ 15 बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपका कितना मार्क आया। ठीक है, यदि मार्क आपका कम भी है तो कोई बात नहीं, डेली बेसिस पर आप ये डिसिप्लिन में रहिएगा तो धीरे धीरे करके आपका करंट के प्रति अवेयरनेस ज़्यादा होगा। एंड जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है कि इज़ नॉट अबाउट हम एक दिन में राटा नहीं मार सकते हैं, तो क्या होता है कि करंट यदि बैक ऑफ द माइंड भी रह गया ना तो उसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से ऑब्जर्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोले कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टेड दैट 2024 was the first year to breach the global वार्मिंग लिमिट। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ये बोल रहे हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज IPCC। सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है कि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। ठीक है, तो बताइए किसने ये बोला है कि जो 2024 ये पर्टिकुलर ईयर है जो कि वर्ल्ड का ग्लोबल वार्मिंग का लिमिट ब्रीच कर दिया है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू। तो बेसिकली इसका देखा जाए तो ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच कंट्री प्रपोज इंक्रीजिंग NATO मेंबर्स डिफेंस स्पेंडिंग टू द 5% ऑफ द GDP। तो बताइए किसने प्रपोज किया है कि जो NATO ग्रुप है उसका डिफेंस स्पेंडिंग 5% ऑफ द GDP इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि NATO है क्या। ठीक है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोल्ड वॉर के टाइम में फॉर्मुलेट किया गया था इन ऑर्डर टू टैकल दी जो रशियन थ्रेट था। ठीक है, यदि इसका एक फिलॉसफी है कि यदि कोई भी NATO का मेंबर है और उसमें से कोई एक बंदे पर भी अटैक होता है तो कंसीडर किया जाएगा कि जो भी पूरे मेंबर पर अटैक किया हो और उसके रिस्पॉन्स में ये लोग अटैक करेंगे। ठीक है, तो बताइए किसने ये प्रपोज किया कि जो स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज किया जाए 5% ऑफ द GDP। ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ये बोल रहा है कि यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी जर्मनी। ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन डी फ्रांस। कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, तो यूएस ने प्रपोज किया है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। बोला कि हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। ठीक है, लेबनान। ठीक है, तो अब आपको दो चीज़ मालूम होना चाहिए। एग्जैक्टली अभी प्रेसिडेंट आपको नहीं मालूम, मगर हाँ ये जैसे इसराइल हुआ। ठीक है, तो इसके नाइबरिंग कंट्री एक लेबनान है। ठीक है, क्लियर है, ये इसराइल हुआ तो लेबनान। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि किधर है, मतलब क्या ये नॉर्दर्न साइड में है या सदर्न पार्ट में है, जो कि मतलब इसको ईस्टर्न पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो बताइए कहाँ है ये, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, तो ऑब्जर्व कीजिए ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा जनरल जोसेफ ऑन। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, रिसेंटली लेबनान का इनको प्रेसिडेंट घोषित किया गया। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच इंडियन स्टेट अप्रूव द रीनेमिंग ऑफ इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर मनमोहन सिंह। तो बताइए कौन से स्टेट ने नाम को रीनेम करने की बात किया गया जो कि उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जो है। तो ऑप्शन ए पंजाब। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हरियाणा। ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ कांग्रेस का गवर्नमेंट है। ठीक है, एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, तो उनके नाम पर ये इंस्टीट्यूट का नाम रखा जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोलो व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ठीक है, तो बताइए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिलीज हुआ है, तो उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है। ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 95। ठीक है, तो बताइए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा 85। अभी प्रेजेंट में इंडिया का रैंक कितना 85 पर है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से ये मालूम चलता है कि कोई भी यदि कंट्री का मान के चलिए आपके पास पासपोर्ट है, उसके उस पासपोर्ट से आप कितने देश में विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का पोजीशन ये है 85 है। ठीक है, बोले कि विच कंट्री टॉप दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो बताइए कौन टॉप किया है जिसके वीज़ा से आप बहुत सारे देश में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। ठीक है, तो बताइए अकॉर्डिंग टू यू ये आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन में कमेंट में कीजिए इसका आंसर। तो बेसिकली इसका आंसर सिंगापुर होगा। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, ये गलत है। ठीक है, सिंगापुर इसका आंसर होगा, यानी कि इसका बी आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट इज होस्टिंग द प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, हम लोग बेसिकली देखे थे कौन सा जगह, लेक्चर नंबर 1 में था, भुवनेश्वर में था। ठीक है, तो भुवनेश्वर कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। थीम क्या है, थीम क्या है बताइए। तो थीम ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसका रोल क्या है विकसित भारत में। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर ओडिशा होगा। प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा राज्य आयोजित कर रहा है, तो ये ओडिशा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल कि व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025। ठीक है, तो बताइए इसका थीम क्या है। इसका बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है कि जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है, ठीक है, नेशनल यूथ डे के बेसिस पर ये मनाया जाता है। ठीक है, जो कि 12 जनवरी में होता है। ये क्या कॉम्प्रोमेट करता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, उनके उस पर्टिकुलर 12 जनवरी को ही हम लोग कंसिडर करते हैं कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस साल का इसका थीम क्या है बताइए। ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए यूथ फॉर डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी स्किल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर यूथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताइए इसका थीम क्या है, हिंदी में ऑब्जर्व कर लीजिए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 थीम अभी तक मैं बता चुका हूँ। एक तो आपको ये बताया कि प्रवासी दिवस का थीम नंबर 1 एंड ये नेशनल यूथ डे का। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, जो भी एग्जाम होगा जो कि फेब मार्च अप्रैल में हो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया ना, युद्ध डे क्यों मनाते हैं। ठीक है, और अभी ये इवेंट कहाँ मनाया जा रहा है, तो दिल्ली में, जो कि भारत मंडपम है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देखा गया कि कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था, प्लस प्रोमिनेंट रिसेंटली अभी रिसर्चर ने डिस्कवर किया कि जो भी रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। बोले कि विच न्यूली डिस्कवर्ड टेक्टोनिक फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद द रिसेंट 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन द तिब्बतन रीजन। ठीक है, तो जो अभी अर्थक्वेक आया है तो ये कौन सा एरिया में था, तो जो चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट था, ठीक है, तिब्बत वाला पार्ट और नेपाल वाला एरिया में ये अर्थक्वेक देखने को मिला। ठीक है, क्लियर है। तो बताइए कौन सा न्यूली डिस्कवर्ड टेक्टोनिक फॉल्ट में है, तो ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। सैन एंड्रियास फॉल्ट, क्या ये है सैन एंड्रिया फॉल्ट, तो देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, और ये आया तिब्बत वाला रीजन में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा ये बोल रहा है कि किस अंग को फॉल्ट, ठीक है, एंड ऑप्शन सी हिमालयन फ्रंटल ट्रस्ट, ऑप्शन डी कुन-लू फॉल्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसका देखा गया किस अंग को फॉल्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये लो फॉल्ट जो कि तिब्बत वाला पार्ट में है। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिगार्डिंग दी
ये इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड है, ठीक है। अब आपको 2-3 चीज़ मालूम होना चाहिए, जैसे हम लोग करेंट देखेंगे बट कुछ पार्ट हम लोग स्टैटिक का भी रिवीजन करते चलेंगे, सो दैट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, कोई भी आप एग्जामिनेशन हो जाइए तो मतलब अधिकांश पॉलिटी रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की बात होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन है, तो बताइए। तो आर्टिकल 324, क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, द चीफ election commissioner and the other election commissioner appointment and condition of the service and terms of the office act 2023 introduce a new appointment procedure involving which committee, ठीक है। तो देखा जाए तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ठीक है। बेसिकली वो जजमेंट के अनुसार ये था कि पहले जो एक प्रोसीजर था अपॉइंटमेंट का और अभी का प्रोसीजर में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो उस प्रोसीजर में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट के अनुसार उसमें सीजीआई अपॉइंटमेंट कमेटी में थे, ठीक है। सीजीआई प्लस पीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, ऑफ लोकसभा, क्लियर है। बट द पॉइंट ये है कि अभी का जो प्रेजेंट ये रखा गया है, ये जो केस था वो कौन सा केस था आपको मालूम होना चाहिए, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन था अपॉइंटमेंट कमेटी में इलेक्शन कमीशन के, तो सीजीआई नंबर 1 प्रधानमंत्री एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, क्लियर है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, क्लियर है। मगर अभी के जो इस एक्ट के अनुसार जो इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें अलग है, ठीक है। जो एक्ट है तो इसमें है कि एक सिलेक्शन कमेटी होगा, ठीक है। उससे पहले एक सर्च कमेटी होगा जो कि कुछ बंदे का नाम रिकमेंड करेगा, अब सिलेक्शन कमेटी उसके बाद रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, चीफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन को तो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, यहाँ दिया है सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, नॉमिनेटेड कमेटी, ये दोनों तो नहीं होगा। जो भी आपको डाउट होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में होगा। तो डायरेक्टली बोले कि इंट्रोड्यूस ए न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इन्वॉल्विंग विच कमेटी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी कि सर्च कमेटी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाए। तो अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को देखकर ही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ईवीएम का काम कौन हैंडल करता है, तो इलेक्शन कमीशन करता है। तो ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसे हैंडल करता है, तो नो, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन नहीं करता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी नहीं करता है, यानी कि आंसर इसका होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग को चुनावी सूची एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रबंधन को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा है आंसर इसका, तो भारत का चुनाव आयोग, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो प्रवासी दिवस हुआ तो उसमें उसका थीम भी यही था ना कि इंडियन डायस्पोरा के क्या रोल होगा विकसित भारत में, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। बोले कि द इंडियन डायस्पोरा कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडिया इकोनॉमी, ये तो बात सही है क्योंकि देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक का जो रेमिटेंस रिपोर्ट होता है, ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्री इंडिया है, ठीक है। यानी कि जो भी बाहर में विदेश में लोग हमारे भारतीय काम कर रहे हैं वो पैसा घर भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंडिया का है, ठीक है। बोला कि अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच डिड द रेमिटेंस इन 2024, तो पूछ रहे कितना रेमिट आया, ठीक है। चलिए हिंदी में देख लीजिए। बोला कि भारतीय प्रवासी भारत के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन्होंने 2024 में लगभग कितना धन भेजा, ठीक है। तो बताइए वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कौन रेमिटेंस कौन कंट्री रिसीव करता है, तो इंडिया करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेमिटेंस रिपोर्ट, ठीक है। तो बताइए कितना वो है, ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन 100 बिलियन, 110 बिलियन, 120 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, 130 यूएस बिलियन, तो कितना है, तो ऑप्शन इसका आंसर डी होगा। कितना है, तो यूएस डॉलर 130 बिलियन, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा क्योंकि इस साल के लिए तो चेंज नहीं होगा ना, 2024 के लिए बताया है,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ओवरसी इंडियंस एज ऑफ नवंबर 2024। ठीक है, तो बोर्ड है कि कौन सा कंट्री में सबसे ज़्यादा ओवरसी इंडियंस हैं। ठीक है, ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। ठीक है, हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को। नवंबर 2024 तक सबसे अधिक प्रवासी भारतीय किस देश में रहते हैं, तो बताइए कौन सा देश है। ऑप्शन सेम ही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूनाइटेड राज्य अमेरिका, मलेशिया, सऊदी अरेबिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा अमेरिकन कहाँ रहते हैं, सॉरी अमेरिकन बोल रहा हूँ, इंडियन कहाँ रहते हैं, किस देश में। तो इसका आंसर होगा बी, यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो देखा जाए तो जब सबसे ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा आता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन बोले कि रिसेंट अर्थक्वेक इन द तिब्बतन रीजन, जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, हैज़ इट्स एपी सेंटर। अब बताइए एपी सेंटर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, यदि अर्थक्वेक आता है तो एपी सेंटर वो एरिया जहाँ से वो रिलीज होता है, मतलब जहाँ से वो ओरिजिन होता है। ठीक है, यानी कि फोकस एरिया। क्लियर है, तो एपी सेंटर कौन सा एरिया में था, तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, हिंदी में भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। तिब्बती क्षेत्र में हाल में भूकंप का केंद्र किस कंट्री में था। ठीक है, तो लहासा, सिगलाइश, टिग्री एंड येनगिनिची। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जो कि टिग्री में था। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन देखिए, अगेन इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन ना फॉर्मुलेट होता है, हम लोग बहुत ऊपर ऊपर पढ़ते रहते हैं बट जनरली बेसिक थिंग से ही क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोले सर्च कमेटी, ठीक है, जो ऊपर हम लोग देखे थे सर्च कमेटी। ठीक है, सर्च कमेटी फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमीशन इज चेयर्ड बाई। तो बताइए इसका चेयर कौन करता है, ताकि इसको हेड कौन करता है। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है इसका। ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सॉरी मिनिस्टर ऑफ द लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो बताइए कौन इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट में आंसर इसका दीजिए। हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड है कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए खोज समिति की अध्यक्षता कौन करता है, खोज समिति यानी कि सर्च कमेटी। ठीक है, सर्च कमेटी, तो बताइए कौन करता है। तो इसका आंसर होगा कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी विधि एंड न्याय मंत्री। ठीक है, याद रखिएगा सर्च कमेटी कौन करता है, तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 15 क्वेश्चन हुए। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कितना आपका स्कोर बना आउट ऑफ 15। ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ये सब बनाने में थोड़ा एफर्ट लगता है। सो इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ और कमेंट में बताइए, यदि आपका स्कोर कम भी आ रहा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको इस बात पर फोकस करनी है कि आपने नए 15 क्वेश्चन लर्न किए, और 15 क्वेश्चन से 2 चीज़ आपने, एक तो करंट अफेयर समझ में आया, और कुछ पार्ट के लिए हम लोग स्टैटिक पोर्शन को भी देखें। जैसे एग्जांपल इलेक्शन वाला, तो आर्टिकल 324 किससे से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, एक केस भी हम लोग देखें, कौन सा केस देखें, तो अनूप बर्नवाल केस। ठीक है, अनूप बर्नवाल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या किसी से रिलेटेड, तो इलेक्शन कमीशन प्रोसीजर से रिलेटेड है, जो कि पहले होता था सीजीआई, पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर है, तो इससे क्या होता है कि हमारे को कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हम स्टैटिक पार्ट को ही करंट से लिंक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, एंजॉय द डे।